हेलो सुना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, हम लोगों ने अभी तक जो है ना अपने 12th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जी हाँ, फर्स्ट पार्ट का आप लोगों ने अभी तक कुल मिलाकर के 3 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। कौन बताओ, कौन कौन सा? उप सह संयोजन यौगिक, डी ब्लॉक और विलयन। आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर आपके 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जी हाँ, आप लोग आज सीखने वाले हो। वैद्युत रसायन का हम लोग करेंगे रिवीजन। ठीक है, देखो अभी तक तुम लोगों ने ना बिल्कुल डिटेल में सीखा था रिवीजन। इस क्लास में हम लोग उन टॉपिक को करने वाले हैं टच जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखो तो जो आपके पास वैद्युत रसायन है ये टोटल जो है 3 पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर। ठीक है ना, पहला पार्ट जो इसके अंदर है वो क्या बताओ? पहला पार्ट जो इसमें आपके पास आ जाता है वो निकल के आता है क्या? हाँ, पहला पार्ट निकल के आता है इसके अंदर वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। देखो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई जो वैद्युत रसायन है, वैद्युत रसायन है, ये कुल 3 पार्ट में क्या ये डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है इसका नाम बताओ? हाँ, इसके बाद इसमें आता है आपके पास वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। और जो तीसरा आपके पास इसमें आ जाता है उसका नाम बताओ, है किसको पता? हाँ, चालकता सेल है ना। चालकता सेल आप ना क्या समझ ना, यानी कि 3 पार्ट में हमारा होता है ये कुल चैप्टर। ठीक है ना, देखो जब मैंने इसको डिटेल में समझाया था, अगर आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो जाकर के आप ना हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहां पर मैंने इसको पता है बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे ना आज इसमें वो बताओ कौन होगा? गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, ये आप इसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हो। ठीक है, देखो तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या आप इसको वैद्युत रासायनिक, है ना, वैद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हो। ठीक है ना, रासायनिक सेल भी कह सकते हो। ठीक है, देखो अब हम क्योंकि वो चीज पढ़ने वाले हैं जो पेपर में आता है, तो उसके अंदर क्या होगा? हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्या? सॉल्ट ब्रिज। देखो एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट लवण, सॉरी लवण सेतु, है ना, लवण सेतु, लवण सेतु हम इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज देखो होता क्या है, ठीक है, आओ तुम्हें समझाता हूं क्या होता है। देखो जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारे पास क्या होता है? 2 अलग अलग सेल होता है, अर्ध सेल आप इसे कह सकते हो। ठीक है, देखो यार गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? आपके पास इसमें एक होता है विद्युत अपघटनी विलयन, और इस विलयन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड को डुबा करके ना एक ऐसा क्या करते हैं? एक सेल तैयार करते हैं। ठीक है, देखो ये आपने ना आप इसमें वो जोड़ रखा है वोल्ट मीटर। ठीक है, देखो अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या? इस दोनों को आप लोग क्या करते हो? इंटरनली यानी कि आंतरिक रूप से जोड़ने के लिए इसमें आप लोग एक कांच की यू आकार का उल्टा ट्यूब लगाते हो। ठीक है, ट्यूब मतलब कि नलिका, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं? इसके अंदर हम लोग भरते हैं अक्रिय विद्युत अपघटन। इसमें हम लोग ना क्या भरते हैं? अमोनियम क्लोराइड हो सकता है ना, या फिर इसके अंदर KCl भी आप भर सकते हो। KCl किसमें? अगर अगर नाम का होता है पदार्थ, ठीक है, उसको मिला करके इसके अंदर ना आप क्या करते हो? पेस्ट बनाते हो, ठीक है ना, और उसको आप लोग इसमें भरते हो। अगर 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 है ना, अगर अगर नाम का होता है पदार्थ, इन दोनों को मिला करके एक पेस्ट बनता है ना, उस पेस्ट को आप लोग इसमें भर देते हो। ठीक है, अब ये जो मेरे पास में दोनों अलग अलग सेल है, इसको आपस में क्या करता है? हाँ, जोड़ता है, संयोजित करने का कार्य करता है। कौन? ये लवण सेतु। ठीक है, तो लवण सेतु का काम क्या होता है? आंतरिक परिपथ को पूर्ण करना। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो लवण सेतु पेपर में आता है भाई, लवण सेतु का कार्य, ठीक है ना, पेपर में ये आता है। लवण सेतु का जो कार्य होता है वो क्या होता है बताओ? हाँ, गैल्वेनिक सेल, है ना, कौन? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के आंतरिक परिपथ को, है ना, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है ना, क्या करता है बताओ? पूर्ण करता है। ठीक है, ये आपको इसका कार्य पता होना चाहिए। ठीक है ना, और इसके अंदर कौन है बताओ? इसके अंदर जो NH4Cl है या फिर KCl आप इसमें भर सकते हो। ये क्या करता है?
इस विलयन के अंदर आयन की मात्रा को लगातार बनाए रखता है। मान लो अगर ये हमारा क्या हुआ, एनोड हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ ये बात ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और जो तुम्हारा कैथोड होता है, कैथोड है ना, ये आपका पॉजिटिव होता है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन होता है। बच्चे ना ये सोच करके बैठ जाते हैं कि जो एनोड होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं होता। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, मान लो हमारे पास जिंक वो है धातु, तो जिंक धातु अपने इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ना त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन और खुद इसमें कूद जाता है, ठीक है ना, ताकि वहां पर क्या हो सके, आयन का चालन हो सके। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग केवल वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आता है। तो लवण सेतु का कार्य पेपर में ना आ सकता है, ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप लिख दोगे, ठीक है, कि लवण सेतु क्या काम करता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप 14 से कॉपी कर लो ना, वरना इसको छोड़ दो। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में जो होता है। देखो भाई, एनोड पर मान लो हमारे पास क्या हुआ, एनोड पर है ना, आप हिंदी में थोड़ा लिखो उसको ना, एनोड पर मान लो जिंक था क्या बताओ, ठोस। जिंक का क्या होगा, उपचयन हो जाएगा, तो जिंक 2+ में जाएगा, जलिया, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। कैथोड पर क्या होता है बताओ, कैथोड पर देखो क्या होगा, कैथोड पर मान लो कॉपर है, तो कॉपर जो होगा 2+ आयन पहले से रहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यानी कि ग्रहण करके और क्या करता है, Cu बनाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर मान लो हमारे पास क्या है, जिंक का है बना हुआ कौन, एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होता है। उपचयन क्यों, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, उपचयन हो गया। और वहीं पर मान लो गैल्वेनिक सेल के अंदर मेरे पास कौन है, कैथोड है, और उसका बना हुआ है क्या, कॉपर। तो कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव यानी कि कम सक्रिय होता है। तो कॉपर क्या करता है, जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके कॉपर एक्वस से क्या बनाता है, कॉपर ठोस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, रिएक्शन। अब यहां पर जो नेट हुआ रिएक्शन, नेट अभिक्रिया बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें हो जाएगा क्या, जिंक ठोस प्लस कॉपर है ना 2+, ठीक है ना, एक्वस इक्वल टू क्या होगा, देखो जिंक 2+ जलीय और प्लस कॉपर क्या हुआ, ठोस, है ना। गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर आप जिंक का लोगे एनोड और कॉपर का लोगे क्या, कैथोड, तो ये क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल के अंदर। इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन में मुझे आप ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है त्याग और कितने का हो रहा है स्वीकर्ता, है ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, यानी कुल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 ही वो ले रहा है, यानी आदान प्रदान जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों को वो बताओ वो कितना हो रहा है, 2। तो एन का मान कितना हो गया, 2। किसी भी ना रिडॉक्स रिएक्शन में या फिर किसी भी सेल के रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या एन का मान निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्या बताओ, गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, हम किसी भी सेल का ना ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो देखो क्या रखना है, देखो मैं ना डिटेल नहीं समझा रहा, जो पेपर में आता है ना केवल वही आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आपको जो सीखना है वो आपको E0 सेल सीखना है। E0 सेल कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है बताओ, सेल का मानक ईएमएफ, ठीक है ना, सेल का मानक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक सेल, या आप कह सकते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव हम इसे बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम इसको E0 सेल बोल देंगे, ठीक है, कि सेल का ईएमएफ कितना होता है। आप सिंपली मानक ईएमएफ भी ना कह पाओगे, ठीक है, ईएमएफ कह लो, ठीक है, मानक ईएमएफ किसका, सेल का। तो इसका क्या होता है बताओ सूत्र, इसका होता है सूत्र E0 C माइनस E0 A। C मतलब होता है कैथोड और A मतलब होता है एनोड, है ना। किसी भी सेल के अंदर देखो मैंने क्या कहा आपसे, ये होता है मान लो आपके पास कैथोड, है ना, और एक मान लो आपके पास ये क्या होता है इधर वाला एनोड। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं और मिलाने के बाद में यहाँ पर क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग ना यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का अंतर यानी E0 सेल वो निकाल पाते हैं, ठीक है ना। हम इसी को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोड विभव। अब क्योंकि ये
मानक ताप दाब पर होता है तो हम इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक मतलब होता है कि 1 एटीएम ताप पर, सॉरी 1 एटीएम दाब पर और 298 केल्विन ताप की बात करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो होता है ना मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो आपको निकालना क्या आना चाहिए, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ई नॉट सेल का जो सूत्र होगा ना वो ई क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैसे निकालेंगे अभी ना मैं आपको समझा दूंगा। देखो इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब मैं आपको ये लिखाऊंगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, तो आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ही ध्यान रखना है। दोनों जो होगा ना एस आर पी मान आपको रखना है। एस आर पी मान क्या होता है अभी बताऊंगा, मानक अपचयन विभव बोलते हैं, ठीक है ना। एस आर पी मान आपको रखना है। एस आर पी मान क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आपको हमेशा दिया जाता है, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये हाँ दोनों समझ हो गया। एक होता है एसओपी, क्या होता है बताओ, एसओपी ये होता है मानक इलेक्ट्रोड, इसमें ना ये लिखो मानक, देखो मानक अपचयन, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है भाई। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। और हमको और जो एसओपी होता है हम इसे बोलते हैं मानक उपचयन, उपचयन विभव, ठीक है ना। ये आप कह लो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। अब ये कैसे निकालते हैं ना आप इसके बारे में फिलहाल मत सोचो, पेपर में जो आएगा मैं आपको केवल वही समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब एसओपी जो होता है वो एसआरपी का मान के बराबर ही होता है, लेकिन चिन्ह से अक्वल लेवल, ठीक है ना। अगर एसआरपी नेगेटिव है तो उतना ही मान एसओपी का होगा लेकिन पॉजिटिव में। अगर एसओपी पॉजिटिव में है तो उतना ही मान जो होगा ना एसआरपी का भी होगा लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना। केवल चिन्ह का अंतर होगा, ठीक है ना। तो एसओपी इक्वल टू एसआरपी होता है। ये मान आपको ना हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा दिया जाएगा। कहां मिलेगा, एक टेबल होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में, वहां आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग ना इसका मान निकाल पाते हैं, ई नॉट सेल का मान आप निकाल पाओगे, ठीक है। ई नॉट सेल का मान को कैसे निकालते हैं ना अभी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लेकर के ना समझा दूंगा, ठीक है। और हम लोग कुछ में एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये हो गया कॉपी, वो एसआरपी है एसओपी, ये एसआरपी है, ये एसओपी है, नहीं ये एसआरपी ये इससे बराबर में, कहाँ, वो वाला ऊपर, ये एसआरपी है। मतलब ये होगा तो एसओपी, एनोड पे होता एसओपी है, लेकिन इसके मान को निकालते समय हम इसका मान भी एसआरपी ही रखेंगे। क्या रखेंगे, एसआरपी ही रखेंगे, ठीक है ना। हम एसओपी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। एनोड पर होता एसओपी है लेकिन हम लोग इसको हाँ उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम लोग एसआरपी ही रखेंगे, ठीक है। बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। देखो इसके बाद में कहा था बताओ, सेल का रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब आप सेल को कैसे कर सकते हो निरूपित, है ना। तो लिखो हेडिंग अगला, सेल का निरूपण, सेलों का निरूपण, निरूपण, क्योंकि ना ये टॉपिक आप अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखो सेलों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है अभी समझाता हूं। हमारे पास वो क्या, हमारे पास है एक रिएक्शन ना, उससे पहले आपको LOAN याद रखना है, ठीक है ना। लोन है ना, मतलब लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट, O मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यानी कि उपचयन, उपचयन कह सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो ऑक्सीकरण, ठीक है ना भाई। देखो ए मतलब कहां पर, एनोड पर, कहां पर, और ये हमेशा क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक है भाई, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है ना। देखो ये क्या बताओ एनोड, यानी कि लोन आपको याद रखना है, लेफ्ट में हमेशा कौन होगा, लेफ्ट में होगा हमेशा ऑक्सीडेशन, यानी कि कौन, हाँ ऑक्सीजन उपचयन होगा उसका। और जो ए पर क्या होगा बताओ, एनोड होगा, लेफ्ट में होगा
ऑक्सीडेशन वो क्या होगा, एनोड होगा, और आप उसको क्या लोगे, नेगेटिव, यानी कि आप इसे लोगे ऋणात्मक, ठीक है ना। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अगर आपको याद रहेगा ना तो आप सेल को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है ना। आओ लेते हैं इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको ना जो समझाया था, एक रिएक्शन था ना मेरे पास में, ये बताओ एक, देखो अभी आपके पास था एक रिएक्शन था, वो रिएक्शन था बताओ क्या, देखो ये था रिएक्शन। अगर मेरे पास था रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, ठीक है ना, एक्वस था भाई। अब इससे बताओ बन क्या रहा था, जिंक 2+ बन रहा था जो कि जलीय था, प्लस कॉपर ठोस होता है। देखो ये एक रिएक्शन था, यानी कि एक गैल्वेनिक सेल के अंदर ये था उसका नेट रिएक्शन। अगर मैं इसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे होगा, देखो अब तुम बताओ ध्यान से, जिंक यहां पर है, जिंक जो है 0 अवस्था से कहां जा रहा है, प्लस 2 अवस्था में, यानी इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना भाई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो उपचयन होता है। 0 अवस्था से +2 में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। अब ये देखते ही मेरे को मालूम लग गया कि ये क्या बनेगा, एनोड। क्या बनेगा ये, कॉपर देखो +2 में है तो कहां पर 0 अवस्था में जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन, और ये कहां पर होता है, कैथोड पर, और ये होता है राइट में, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से यहां पर कि इसका क्या हो रहा है बताओ, इसका हो रहा है उपचयन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ देखो, तो यानी कि जिंक, और यहां हम लोग क्या लिखेंगे, जिंक 2+, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है किसी भी सेल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बीच में लेते हैं 2 डंडा, इसका मतलब होता है लवण सेतु। क्या होता है, लवण सेतु। तो लवण सेतु से इधर जो होगा वो होगा एनोड। कौन होगा, एनोड। जिंक से क्या बन रहा है बताओ, देखो जिंक से बन रहा है जिंक 2+, है ना। अब देखो ये क्या है, ये जलीय है तो यहां पर AQ लगा देंगे, ठीक है ना। और ये क्या बताओ, ये तुम्हारा है ठोस अवस्था में, तो आप यहां पर लिखोगे जिंक और यहां लिखोगे ठोस, ठीक है ना। ये बन गया। अब देखो क्या हो रहा है, जिंक 0 से क्या बन रहा है, 2+, क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। तो लवण सेतु से इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड होता है। और लवण सेतु के बाद देखो इधर क्या होगा, कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर। तो यहां पर देखो क्या होगा, कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, हाँ अच्छा ये है क्या बताओ, ये है जलीय, और ये बना रहा है कॉपर ठोस, है ना। तो हमने इस रिएक्शन को इस सेल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमने इसको लिखा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेल को निरूपित कैसे आप लोग कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे, ठीक है ना। और ये आपको लिखना आना चाहिए। मान लो अगर मैं यहां पर एक और लिखता हूं रिएक्शन, मेरे पास मान लो यहां पर है कौन, मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम ठोस है, प्लस यहां पर हमारे पास है Cl-, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन ये हो गया Mg2+ हो गया, प्लस यहां पर कौन हो गया, Cl2 हो गया ना, यहां 2 लगा दो। अब तो ये एक रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन को आप लोग सेल ग्रुप में कैसे लिखोगे, ये लिखना आपको आना चाहिए। देखो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम किसमें 0 अवस्था में है, और यहाँ क्या +2 पहुंच गया ना। अब 0 अवस्था से +2 में पहुंच गया तो क्या हो रहा है इसका बताओ, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीडेशन। इसमें किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। अब आपने पहचान लिया, जिसका होगा ऑक्सीडेशन इसका मतलब वो एनोड पे होगा। तो लेफ्ट में कौन होगा बताओ, Mg, क्या बन रहा होगा, Mg से Mg2+ बन रहा होगा। और जो Cl- है ये क्या बना रहा होगा, देखो माइनस से, यहां पे ना देखो, यहां पे क्या आएगा, इधर Cl2 आएगा, ठीक है ना। यहां Cl2 होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। हाँ यहां पर Cl- होगा, ठीक है ना, ऐसे। अब आप यहाँ पे 2 लाओगे, ठीक है, देखो ऐसे अब लेना, ठीक है, तो उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है 0, यहां पर -1, तो 0 अवस्था से कहां गया, -1 अवस्था में, मतलब कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो अपचयन होता है, और वो कहां होता है, कैथोड पे होता है, वो होगा राइट में। तो अब मैं इसको तो सेल के रूप में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है, ये जो एक होता है डंडा ना, ये अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि अवस्था क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना। अब यहां पर क्या बन रहा है, Mg2+, यहां पर लिखेंगे AQ जलिया।
इसके बाद यहाँ पर लवण सेतु का चिन्ह ये होता है, दो डंडा, ठीक है ना, वर्टिकल। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या, देखो Cl है ना, तो Cl2 ये गैस ही तो है, गैस नहीं है भाई, Cl2 गैस होता है ना, तो गैस रूप में है। अब देखो गैस, उसके गैस से आयन बन रहा है, क्या बन रहा है, आयन बन रहा है, तो यहां पर लगाएंगे Cl माइनस, लगे Cl। अब देखो ध्यान से, हल्का सा यहाँ पर स्पेस, देखो Cl माइनस है भाई, Cl माइनस यानी कि ये है जलीय, इसका कभी एनोड नहीं बन सकता, इसका एनोड। तो आप यहां पे लगाओगे पहले AQ जलीय, उसके बाद लगाओगे Pt। Pt क्यों लगाया, क्योंकि जलीय अवस्था में अगर कोई भी पदार्थ है तो उसका इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, और उसके इलेक्ट्रोड को नहीं बना सकते हम, इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक अकरिया इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनियम का ले सकते हो ना, या फिर आप निकिल का ले सकते हो, ठीक है। यानी कि आप यहां पर एक प्लेटिनियम का लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, एक अकरिया इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर पीटी वगैरह अगर कभी दिख जाए लिखा हुआ, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको इस तरह से सेल के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए ना, पीटी जब लेंगे तो आप कंफ्यूजन होगा कि ये पीटी क्यों लगाया, ठीक है ना। चल पीटी इसमें दिखेगा, अब दिखेगा देखो पीटी इसमें, ठीक है ना, ये रहा, तो ये क्या है इधर, ये ना पीटी, ठीक है ना। अब सुनो, तो सेल को रिप्रेजेंट करना आपको आ गया। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको अभिक्रिया लिखनी भी आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाता हूं कैसे आपको लिखना है। देखो मेरे पास मान लो यहां पर है सेल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर मैंने लिया हुआ है क्या, सपोज करो यहां लिया हुआ है मैंने फॉर एग्जांपल, कोई मान लो मेरे पास H2 है, ठीक है, H2 है, और क्या बन गया ये H2 से बन गया मेरे पास में H प्लस आयन बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये भी गैस है, ये गैस होगा ना भाई, देखो H2 क्या होगा, H2 गैस होगा, है ना। अब गैस होगा और यहाँ पर H प्लस आयन बन गया, ये होगा तुम्हारा जलीय। अब H2 गैस है, तो क्या कभी किसी गैस का बन सकता है एनोड, नहीं बन सकता ना, इलेक्ट्रोड, किसी गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। तो आप यहां पर अपनी तरफ से प्लेटिनियम लगाओगे, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यहां पे रहा होगा, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यहां पे रहा होगा, जो कि हाँ अकेरिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लवण सेतु है, और यहां पर मान लो मेरे पास में क्या है यहां मेरे पास सपोज कोई ऐसा है जिसका अपचयन हो रहा होगा, सपोज करो कॉपर है ना, कॉपर 2 प्लस आयन में है, और ये क्या हो गया जलीय, AQ हो गया जलीय, और यहां पर हो गया तुम्हारा कॉपर ठोस, ठीक है। अब ये क्या, एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा यहां पर पीटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि तो ये जलीय अवस्था में है ना, और यहां पर ठोस अवस्था में, जब ठोस में खुद है तो ठोस का इलेक्ट्रोड बन सकता है ना, हमने यहां पे इसलिए कुछ नहीं लिया पीटी, ठीक है। अब ये क्या, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप इस सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखना चाहोगे किसमें, अभिक्रिया के रूप में, और जरूरी भी है और आना भी चाहिए लिखना। तो इसको हम लोग बताओ रिएक्शन रूप में कैसे लिखेंगे। देखो पहले हम लोग कहां पर लेंगे, एनोड पर, कहां लेंगे बताओ, जरूरी नहीं है कि आप एनोड, यहां पर पहले आप एनोड ही लो, कैथोड भी ले लो। आप पहले क्या लिखोगे, एनोड पर, बताओ ये कहां पर है, देखो ये एनोड है कि नहीं है, आपको एनोड पहचानना आना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड, ठीक है ना। लवण सेतु से पहले कौन होता है हमेशा, एनोड, ये आपको याद रखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो रिएक्शन, H2 गैस था, H2 गैस था, बताओ H2 गैस था, क्या बना प्लस, यानी कि ये आयन में क्या हुआ, टूटा, तो H प्लस आयन बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज किया इसने। अब देखो यहां कितने, एक H मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, दो मिलकर के दो, तो यहां दो लगाओगे और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया इसने। ये कहां पर हुआ बताओ, एनोड पर। आप क्या लिखेंगे, कैथोड पर, क्या लिखेंगे बताओ, तो कैथोड पर क्या लिखेंगे, ये रहा कैथोड, कॉपर है कि नहीं बताओ, कॉपर 2 प्लस है ना, जलीय अवस्था में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। जब +2 से 0 में जा रहा है तो +2 ने -2 लिया होगा, -2 क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और क्या बनाया इसने बताओ, कॉपर ठोस, क्या बनाया इसने, कॉपर ठोस बन गया इसका। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन, नेट अभिक्रिया क्या होगा, देखो नेट अभिक्रिया क्या होगा, देखो तो नेट रिएक्शन जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब इधर वाले को लिखो इधर, तो H2 गैस था पहले से, है ना, क्या बन गया बताओ, कॉपर 2 प्लस आयन था इधर जलीय अवस्था में, इक्वल टू यहां देखो 2H प्लस आयन है कि नहीं है बताओ। ये रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए, अगर आपको ये रिएक्शन लिखना नहीं आएगा ना सेल से,
तो आप नस्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नस्ट इक्वेशन जो पेपर में 100% आएगा। इससे अगला मैं टॉपिक वही लूंगा, नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। क्या होता है, हम ड्राइव करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं आपको लिखा दूंगा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो H+N हो गया जलीय, और यहाँ पर क्या बना, कॉपर ठोस। तो ये हमारे पास तो क्या है, यहाँ पर निकल गया, ये हमारे पास में आ गया एक नेट अभिक्रिया, ठीक है। तो ये नेट रिएक्शन जो है ना, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, आपको आना चाहिए, वरना आप नस्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉपी करो। अब मैं आपको नस्ट इक्वेशन का लिखाऊंगा फॉर्मूला, और फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। अच्छा, इसमें ना एक चीज और सीख लो। बताओ इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, 2। एन बराबर कितना हो गया, 2। एन इक्वल टू 2। चलो मैं यहां लिख दूं, एन बराबर 2। अरे 2 अगेन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से लिया भी। इस टोटल अभिक्रिया के दौरान, नेट रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है ना। तो कुल इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान हुआ 2, एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको यहां से एक चीज लिखना और आना चाहिए, तब जाकर के हम लोग नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। क्यों निकाल आना चाहिए, क्यों क्या होता है, अभिक्रिया व्यंजक बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं सब लोग बताओ, अभिक्रिया, यहां मत लिखो, ठीक है ना, यहां लिखो अभिक्रिया व्यंजन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं, क्यू। किसी भी रिएक्शन के लिए आप लोग क्यू कैसे लिखोगे, तो क्यू का देखो क्या क्या होता है, ऊपर क्या लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद का कौन है, देखो ये उत्पाद है ना, है कि नहीं उत्पाद, ये उत्पाद और ये हमारा उत्पाद। तो ऊपर कौन, देखो H+ आयन है ना, तो H+ आयन की सांद्रता। तुम्हें बताओ, अगर ये जलीय अवस्था में है, तो जलीय अवस्था में इसकी हमेशा सांद्रता होती है, ये रहा H+ आयन। अब यहां दो कितना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है भाई, गुणांक, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री हम इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री गुणांक, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। इस बात का ध्यान है ना। तो इसको हम लोग घात बनाएंगे, ठीक है ना, घात बन गया घात। अब देखो, अब यहां पर कौन है, ठोस है, तो Cu ठोस अवस्था में, अगर ठोस अवस्था में है तो उसका हम लोग मान नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहां पर हम लोग Cu नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ठोस में होगा या फिर प्योर द्रव होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तो हम उसका सांद्रता नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0, मतलब उसका 1 होता है। अपॉन में कौन आएगा बताओ, ये तो हो गया तुम्हारा कौन, उत्पाद। यहां देखो H2 क्या है, गैस अवस्था में, जलीय अवस्था में नहीं है, तो गैस का ना सांद्रता नहीं होता है, दाब होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे दाब, P मतलब प्रेशर, किसका, H2 का। अब यहां पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं है, तो हम यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये कौन है बताओ, कॉपर है ना, कॉपर कैसा, जलीय है, तो कॉपर जलीय का सांद्रता होता है, तो Cu2+ है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, कॉपर के आगे कोई ना तो प्लस, सॉरी मतलब यहां पर कोई भी संख्या नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहां पर है ही नहीं, 1 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो आपको ना रिएक्शन में क्यू लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। नस्ट इक्वेशन आप तभी लगा पाओगे जब आप क्यू लिखना सीख जाओगे, ठीक है। देखो इससे जो पहले है मेरे पास, देखो अगर मैं इस रिएक्शन में कहूं बताओ क्यू कितना होगा, बताओ क्या लिखोगे आप लोग। अगर इस रिएक्शन का क्यू लिखवाएं आपसे, क्या लिखवाएं, क्यू, तो बताओ क्यू कैसे लिखोगे। देखो यहां कौन है, ये आपका हो जाएगा इधर क्या, उत्पाद, और ये क्या इधर अभिकर्मक, है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं इसका अगर मैं क्यू लिखूंगा तो बताओ कैसे लिखूंगा, ये कौन है बताओ, इधर उत्पाद है, तो उत्पाद की ऊपर लिखी जाएगी सांद्रता Mg, क्योंकि एक्वस स्टेट में है ना Mg, तो Mg2+ आ गया है ना, Mg2+ हो गया है ना भाई। अब देखो इसका आगे कुछ भी नहीं है, कुछ मत लगाओ। अब यहां पर कौन बताओ, Cl-, तो ये जलीय अवस्था में होता है, तो इसकी सांद्रता होगी Cl-, और यहां पर क्या आएगा, 2, क्यों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, इसलिए अपॉन कौन आएगा, उत्पाद, सॉरी ये आएगा कौन, अभिकर्मक, ये रहा। Mg ठोस अवस्था में है ना, तो हम इसका नहीं लिखेंगे। गैसीय अवस्था में Cl2 होता है, गैसीय अवस्था में, ये आपको अवस्थाएं लिख के दी जाएगी, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में है तो दाब होगा किसका, Cl2 का। यहां कोई भी गुणांक नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्यों लिख पाओगे, नस्ट इक्वेशन जो है पेपर में 100% आता है, और नस्ट इक्वेशन के अंदर आपको ये लगाना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप लैग करोगे, ठीक है। देखो
इस वाले रिएक्शन में आप लोग क्यू अपने आप से खुद से लिख के ट्राई करना, ठीक है ना, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे नर्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। अब देखो इसके बाद में आता है, बताओ नर्स्ट इक्वेशन है ना, नर्स्ट इक्वेशन आपको पढ़ना है तो आपको डायरेक्ट में यहां पर फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला कैसे आया, इससे अगर आपको जानना है कैसे आया फॉर्मूला, कहां से निकल के आया और डिटेल में जानना है ई नॉट सेल क्या होता है, तो इसके लिए आपको ना प्लेलिस्ट चेक करके वहां पर पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत रसायन चैप्टर डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना। आप यहां पर क्या देखो फॉर्मूला देखो, अब पास आता है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, नर्स्ट समीकरण, ये नाम सुनते ना आपको आना चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ई सेल। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन हम लोग किस लिए करते हैं यूज, किसी भी सेल का अगर हमें ईएमएफ ज्ञात करना है तो हम लोग लगाते हैं नर्स्ट समीकरण, ठीक है ना। तो ई सेल मतलब सेल का ईएमएफ ज्ञात करना, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा ई नॉट सेल। अब ये ई नॉट सेल वही है जो मैं अभी आपको पीछे सिखा रहा था ना, ई सेल ज्ञात करना, ई सी माइनस ई ए, जो वही है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। ये आपको फॉर्मूला जो है मन में या दिमाग में आपको हमेशा रखना है, ठीक है ना। अच्छा हाँ 191 कोई बात नहीं, 0.059, ठीक है ना, ये इसमें 1 आता है ना, लेकिन आप 1 तक मत जाओ, ठीक है, 0.059 लिखो, ठीक है ना, एग्जैक्ट जो होता है वो 91 इसमें आएगा, ठीक है ना। ये कहां पर होता है, ये होता है 298 केल्विन ताप पर, ठीक है ना, ये होता है, ठीक 298 केल्विन ताप पर ही होता है फॉर्मूला। आपके जो बोर्ड में आएगा यूपी बोर्ड में है ना, या कोई या किसी भी स्टेट बोर्ड में आएगा ना, वो 298 केल्विन ताप पे आएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो अब ये फॉर्मूला आपके माइंड में अगर छप गया है तो अब आपको क्वेश्चन करना है इस पर बेस्ड कैसा आएगा, ठीक है ना, और इसको निकालना। देखो भाई इसमें ई नॉट सेल है कि नहीं है, ई नॉट सेल है इसमें। अब ई नॉट सेल जो है इसका मान हम लोग ई लेफ्ट माइनस ई आर, लेफ्ट मतलब क्या होता है एनोड होता है ना, तो आप इसको ई सॉरी सी माइनस ई आर है ना, हम लोग इसमें ना एल माइनस आर लिखते हैं ना, सी माइनस ए करो, ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, और दोनों जगह आप लोग एसआरपी मान ही रखोगे, ठीक है ना, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, हम लोग एसआरपी मान इसका रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हल करते समय आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो ये ना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्या बोलता है, निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर नर्स्ट इक्वेशन एवं क्या लेना है ईएमएफ लिखना है। तो जब आप लोग क्या करो, देखो अब आपको यहां जो दिया हुआ ना ये चीज है, यह है सेल का एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इससे आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, ईएमएफ निकालने के लिए आपको तो लगाना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन उससे पहले आपको लिखना भी है नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर सेल का रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो भाई अब क्या है, यहां पर कौन बताओ, ये लवण सेतु नहीं हो गया, ये कौन है, ये है इसका लवण सेतु। लवण सेतु से इधर लेफ्ट में कौन होगा, एनोड होगा। तो एनोड पर क्या हुआ, ध्यान से, एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर हाँ मैग्नीशियम है, नहीं है मैग्नीशियम है, ठोस अवस्था में क्या बन रहा है, देखो Mg2+ बन रहा है, कितना बन रहा है Mg2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज भी कर रहा होगा, है ना। अब कौन है बताओ, कैथोड पर देखो ध्यान से, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन है बताओ, इधर कॉपर है, कॉपर 2+ आयन से, कॉपर 2+ आयन जो कि जलीय है, 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है ना भाई, कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है ग्रहण, और कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है ठोस अवस्था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेट अभिक्रिया क्या हुआ, नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया क्या होगा, जो नेट रिएक्शन है इसका वो क्या होगा, हाँ ये हुआ तुम्हारा कैंसिल आउट है ना भाई, तो ये तुम्हारा होगा कैंसिल आउट। तो ये बचा इधर क्या, मैग्नीशियम ठोस प्लस कॉपर 2+ आयन, जो कि क्या होगा बताओ, जलिया क्या बन रहा है,
ये बना रहा है Mg2 प्लस आयन, ठीक है ना। और यहां बना रहा है क्या, देखो इधर ये एक्वस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कॉपर ठोस, ठीक है। सबसे पहले अब नॉट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और इसके बाद क्या करना होगा, n का मान मतलब 2 कितने, इसमें देखो जो कुल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है वो कितना, 2 का हो रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है यानी कि त्याग रहा है, तब अगर कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ठोस अवस्था में अपचयित हो रहा है, ठीक है। यहां पर n का मान कितना पता हुआ, 2 हो गया है ना भाई। अब क्यों निकालो इसके लिए, क्यों मतलब रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है ना। बताओ क्या लिखोगे, देखो Mg का मान ऊपर लिखा जाएगा, कोई इसमें क्या नहीं है, हाँ गुणांक नहीं है तो छोड़ दो। कॉपर ठोस अवस्था में क्या नहीं है, ठोस हम लोग लिखेंगे नहीं, तो बटे में बताओ कौन जाएगा बटे में, देखो इधर या मैग्नीशियम ठोस है नहीं, तो मैग्नीशियम ठोस है तो ठोस स्पीसीज का हम लोग सांद्रता नहीं लिखेंगे, उसका मान 1 होता है। और ये कौन है मतलब इधर कॉपर है, जलिया, तो कॉपर का लिखा जाएगा है ना, कॉपर 2 प्लस आयन का। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो दे रखा है मैग्नीशियम जो ठोस अवस्था में से तो 1 होता है, तो क्यों देगा, वो देगा ही नहीं। अब मैग्नीशियम 2 प्लस आयन कैसा है, आयन है, जलीय अवस्था में तो है ये। अब अगर ये जलीय अवस्था में है तो देखो आपको यहाँ पे उसकी सांद्रता दी हुई है पहले से ही, ये देखो दिया है ना 0.001, तो 0.001 है ना, ऊपर हो गया। कॉपर कहां पे, देखो नीचे, ये सांद्रता आपको ना ऐसे ही क्वेश्चन में साइड में कॉपर हो गया, ब्रैकेट में आपको देगा सांद्रता, ठीक है ना। और यहां पर क्या बताओ मैग्नीशियम आयन है, यहां क्या देगा, उसकी सांद्रता देगा, ठीक है। तो सांद्रता वो आपको देगा, और यहां पर क्या आएगा नीचे 0.0001, ठीक है ना। अब अगर आप इसको करते हो सॉल्व तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल हम ना क्यू का मान यहां पे लेके छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप लिखो नर्स्ट इक्वेशन, नरस्ट इक्वेशन, देखो तो नरस्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण, बताओ क्या होता है, ये होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 है ना, अपॉन में एन और लॉग क्यू। अब क्यू का मान आप यहाँ रख दो, है ना। देखो ई नॉट सेल आपके पास अभी है नहीं, हमें निकालना है, हमें तो ई नॉट सेल देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना, ऐसा आपको लिख करके देगा। अब देखो ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है भाई, आ जाओ पीछे, देखो ये कौन है बताओ, कैथोड है, ये एनोड है, ये एनोड हो गया, ये कौन है कैथोड। तो कॉपर क्या बन रहा है, देखो कॉपर बना रहा है कैथोड, कॉपर जो है Cu2 प्लस से क्या बन रहा है Cu माइनस, एनोड पर कौन है बताओ मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम से बना रहा है मैग्नीशियम 2 प्लस। देखो ध्यान से 2 प्लस से क्या जा रहा है 0 पे, तो अपचयित हो रहा है, तो ये SRP मान के रूप में है, ठीक है ना। यहां देखो Mg किस में है, प्लस में है, 0 में है, तो ये क्या हो रहा है +2 में, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। लेकिन ये देखो तो यहां पर आपको ये नहीं लिखना, आपको यहां पर भी SRP यूज करना है, +2 से Mg में। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये आपको एनोड है ना, हम यहां पर SRP मान ही यूज करेंगे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। तो अब इसका मान कहां से लाओगे आप, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको लिख करके देगा, ये क्वेश्चन के साथ में देगा, क्या देगा कि ई नॉट कॉपर Cu2 प्लस से कॉपर में, और इसका मान आपको देगा 0.34 वोल्ट, ठीक है ना, ऐसा आपको देगा। ऐसे आपको मैग्नीशियम का देगा ई नॉट Mg2 प्लस से क्या जा रहा है Mg प्लस, आपको इसका मान भी देगा, ठीक है ना। बुक में जो मान इसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है -2.36, -2.36। अब इसका मीनिंग क्या होता है ना ये भी समझाऊंगा, ठीक है ना। और कॉपर का जो आपको इसमें दिया हुआ है वो, हाँ वो ठीक है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ई नॉट सेल निकालेंगे ना, तो देखो कॉपर का, कॉपर से कॉपर बनने का देखो कितना है 0.3 क्या 34 माइनस हो गया, क्या हो गया।
अब इसका मान कितना देखो ध्यान से, ये रहा -2.36, तो 0.34 माइनस प्लस हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 36। सॉल्व करोगे बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 6 4 10 हो गया, 3 3 6 और 7, तो 2.70 है ना वोल्ट। ये कौन निकल के आया बताना, ये निकल के आया तुम्हारा ई नॉट सेल। क्या निकल के आया, इस ई नॉट सेल का मान हम इसमें रखेंगे। एन का मान कितना निकाला पीछे हमने, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, या 2 लिखेंगे। क्यू का मान आपने वहां देखो पीछे अभी निकाला है ना, तो अगले पेज पर आ जाओ देखो। तो ई सेल का सूत्र जो हमारा बना, मतलब ई सेल आपको निकालना है ना, ई सेल, तो ये कितना आया था बताओ, ये आया था 2.70 है ना भाई ई नॉट सेल के स्थान पे, और माइनस 0.059 करो है ना, और यहाँ पे कितना बताओ 2, एन का मान लॉग क्यू के स्थान पर कौन है 0.001 अपॉन 0.0001 है ना। अब इसे हम लोग हल करेंगे भाई, ठीक है ना। हल कैसे होगा देखो, 2.70 आप इसको क्या कर सकते हो ना 0.06 कर लो, ठीक है, अपॉन में 2 कर लो, और यहां लॉग। अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां से हटाओ पॉइंट 1/10 आ जाएगा, है ना, और ऊपर क्या लगाओ देखो 1 2 3 4 0 है ना, 10 की पावर 4 लगाओ, और यहां से हटाओ क्या लगाओ 10 की पावर 3। तो दिक्कत किसी को भाई, पॉइंट के बाद में कितने हैं 3 अंक है, तो यहाँ 10 लिखकर 3 लगाओ पर पावर, ठीक है ना, मतलब 1000। यहाँ पर कितना पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद में कितना है 1 2 3 4 अंक है, तो ऊपर आप क्या लिखो 10 की पावर 4, मतलब 1 लिख के 4 0 है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, पावर यहाँ 3 है, ऊपर 4, तो क्या हुआ खत्म हो जाएगा ना, ऊपर केवल 10 बचेगा, ऊपर ओनली 10 बचेगा। आप सब मैथ के बच्चे हो ना, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल कितना आया हल करने पर, log 10 कितना आया, log 10 का मान 1 होता है, तो 2.70 माइनस 0.03 और कितना गुना 1, तो 2.70 माइनस कितना होगा 0.03 करो माइनस, इसमें से बताओ कितना बचा 2.67 आ जाएगा, है ना, नहीं आएगा 67 वोल्ट। तो ई सेल आप लोगों ने कितना निकाला बताओ, नर्स इक्वेशन की सहायता से आपने निकाला 2.67, ठीक है ना। ये आपको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, नर्स इक्वेशन को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसके अंदर मैंने आपको ई नॉट सेल कैसे निकालना है वो भी अप्लाई करना सिखा दिया, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए। बताओ आपको इसको दिक्कत आ रही है इसमें किसी को, नहीं ना। आगे जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लिखूं, तुम्हें पहले करना है सॉल्व, फिर मैं दिखाऊंगा करके, ठीक है ना। सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको सॉल्व करना, ठीक है। इसको आप पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो। मैं आपको देखो इसमें ना वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें एक तो एच है भाई, एच का जो ई नॉट होता है ना, H2 से क्या बनने का, H बनने का वो होता है 0। क्या होता है देखो, आपको नहीं पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है, ठीक है ना। ये इसका 0 होता है, आपको ना भी दिया हो तो आप खुद से यूज करोगे, ठीक है। अब इसमें जो Fe है, Fe ई नॉट Fe से Fe2 से Fe बनने का जो होता है इसका मान, Fe का मान आपको देखो ये पेपर में आपको देगा, ठीक है ना। Fe का जो है वो है, Fe से Fe2 बनना है ना, हाँ, Fe का हो जाएगा 0.77 ये वोल्ट में होगा, ठीक है भाई, वोल्ट में होता है ये 0.77, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सर ना आ नहीं रहा होगा, ठीक है, विजिबल नहीं होगा, यहाँ पर होगा Fe का ई नॉट Fe2 प्लस से Fe बनने का वो कितना है 0.77 वोल्ट, ठीक है भाई, 0.77 वोल्ट। करो ट्राई, ठीक है, ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके, ठीक है। बताओ क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। ई नॉट सेल पहले निकालो, फिर आप ई सेल निकाल पाओगे, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे गिब्स ऊर्जा, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है जहां से क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कॉपी करो, देखो इस वैल्यू को ना आप लोग यहां पर ठीक कर लो इसको, ये वैल्यू -0.44 है भाई,
-0.44, ठीक है। अब करो अपना सर ठीक है। तो ये आपने चेक करके एक बार खुद ट्राई करो, खुद से पहले, ठीक है, तभी आएगा ये। ट्राई करो खुद से। 3 देखो आ जाओ, मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपको दिया हुआ है सेल, इसको अभी क्रिया ग्रुप में लिखना है। तो आप क्या लिखो, देखो अब ये क्या है, ये लवण सेतु हो गया। तो लवण सेतु से पहले कौन होता है बताओ, कौन होता है? एनोड। एनोड होता है, हाँ एनोड। है ना। हो गया एनोड। एनोड पर क्या होगा, देखो Fe है, Fe ठोस अवस्था में क्या बनेगा, Fe2+ बनेगा, क्योंकि 0 से +2 गया तो ये 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही यहां से क्या आएगा। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड बराबर, कैथोड पर क्या होगा, H+ आयन है, तो H+ आयन है, एक H+ आयन क्या होगा, एक लेगा इलेक्ट्रॉन, बन कर है H2, तो अब यहाँ पे 2 H+ आयन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, देखो नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया, है ना। अब यहां लिखो अब नेट अभिक्रिया कितना होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर क्या बचा, Fe ठोस, ठीक है ना, प्लस 2 H+ आयन, और क्या बना रहा है इधर, Fe2+ आयन, जो कैसा है बताओ, जलीय, और साथ में क्या है इधर H2 गैस, ठीक है ना। देखो अब आप सबसे पहले यहां से क्या लिखो, n का मान बताओ, n कितना है, 2। n यार अधिकतर उसमें रिएक्शन में 2 निकल के आता है ना, 2 किसी में 3 मुश्किल से आएगा, ठीक है, 2 या 1 आता है, वैसे 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहां से Q निकालो, बताओ Q कितना होगा, Fe2+ आयन की सांद्रता, और यहां पर क्या बताओ, H2 गैस है ना, तो गैस का आपको दाब देगा, तो P मतलब दाब किसका, H2 का। यहां पर कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नहीं। नीचे कौन आएगा, देखो H+ आयन की सांद्रता आपको दिया हुआ है, पावर कितना, 2 क्यों आ गया, कोफिशिएंट, ठीक है ना। Fe ठोस अवस्था में है, तो उसका मान हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब देखो कि आपको दिया क्या, इसमें देखो ये Fe2+ का ये रहा सांद्रता, कितना बताओ, 0.001 ही तो है, गुना अब कितना, H2 का प्रेशर, एक बार तो एक लिख दो, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ पर H+ आयन की कितनी है, 1 मोल होता है ना, 1 हो गया, तो 10 की पावर कितनी हो गई बताओ, -3, कितनी हो गई, ये हल करके आएगा 10 की पावर -3, ठीक है ना। अब आपको क्या लगाना है, नरस्ट इक्वेशन, देखो और लगाते हैं अगले पेज पे, ठीक है। देखो जो नरस्ट इक्वेशन हमारे पास में है दिया हुआ, ई सेल इक्वल टू क्या होता है बताओ, E0 सेल -0.0591, और अपॉन में कितना 2, और बताओ कितना आएगा, लॉग 10 की पावर -3 हो जाएगा, है ना। E0 सेल हमारे पास है ही नहीं, तो उसको निकालना पड़ेगा, अब निकाल लेते हैं फटाफट से ना। देखो आप यहां पर साइड में E0 सेल भी निकाल लो, तो E0 सेल कैसे निकालते हैं बताओ। E0 सेल आपको निकालने के लिए देखो क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड, ये कौन है बताओ, Fe कौन है, एनोड, एनोड, और क्या होता है कैथोड, कैथोड E कौन है बताओ, कैथोड ये H+ है, H+ आयन से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, ठीक है। माइनस करेंगे किसको, एनोड कौन है, Fe से क्या बन रहा है, Fe से बन रहा है Fe2+, नहीं बन रहा है भाई। देखो अब बताओ इसका कितना होता है, 0 होता है, नहीं ये होता है 0, माइनस इसका कितना होता है, -0.44, अगर आपको लिखा है ना मैंने 0.44 लिखवा दिया, हल करने में कितना आता है, 0.44 ही आ रहा है, ठीक है ना। हो गया। अब बस इस इनोट मान को आप लोग ध्यान रखो इसमें, देखो तो ई सेल इक्वल टू बताओ कितना बन के आ रहा है, यहाँ पर 0.44 हो गया, -0.0, इसको ना ये कर लो 6 कर लो, 0.06 करो, अपॉन क्या लिखो 2, और लॉग देखो अब यहाँ पर लॉग है नहीं भाई, इसमें से 3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो लॉग क्या बचा बताओ, 10, क्या बचा, माइनस गुना हो जाएगा कितना बनेगा, प्लस 0.44 प्लस हो जाएगा कितना 0.03 इंटू 3, और लॉग 10 कितना होता है बताओ 1, लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सॉल्व करोगे 0.44 प्लस इंटू कर दो, इसके आपस में कितना आएगा 0.09, है ना भाई। सॉल्व करो तो 9 और ये कितना आ जाएगा बताओ, 9 4 13 5, 0. क्या इसका आंसर है 0.53 लगभग में चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना आपका निकल के आएगा, ठीक है, वोल्ट, ठीक है ना। आप चाहो तो एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या ना, देखो यहाँ पर हम लोगों ने 0.0591 है, तो हमने इसको एग्जैक्ट ना लेकर के हमने इसको अप्रोक्सीमेशन में लिया है 0.06, आप ले सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
तो यहां पर क्या 0.53 आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है ना। आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग ना ई सेल जो है ऐसे निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक है ना। कॉपी करो, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन की ना देखो एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेटेड बुक उसमें 2.5 जो क्वेश्चन है उसमें कुल 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से मैंने आपको 2 करके दिखा दिए, बाकी 3 आप स्वयं से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और अब हम लोग देखते हैं गिब्स एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। देखो भाई, आपसे ना गिब्स एनर्जी ये निकलवा लेगा तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या गिब्स एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है गिब्स जो होता है ना ऊर्जा, वो होता है कार्य। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाँ एनोड से, मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की तरफ गमन करता है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है सेल के अंदर, इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं गिब्स ऊर्जा के रूप में ना वहां पर संचित रहता है। तो जो गिब्स ऊर्जा होता है आपका, गिब्स ऊर्जा है ना, हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में गिब्स एनर्जी, है ना, गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है भाई, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, माइनस एन एफ क्या होता है बताओ, ई नॉट सेल, ठीक है भाई, ये हमारा होता है फॉर्मूला। मानक गिब्स ऊर्जा, अगर मानक गिब्स ऊर्जा की बात हो रही है तो क्या होता है डेल्टा जी नॉट माइनस एन, ये एन एफ माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अब एन क्या बताओ, एन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो आप जानते हो क्या होता है, अभी ना आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। और ई नॉट सेल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड हम इसे बोलते हैं विभव, ठीक है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा ये हो गया। अब ई नॉट सेल आप लोग निकाल पाओगे बहुत इजीली, अगर आपसे ना इसी रिएक्शन के लिए, अगर इसी रिएक्शन के लिए आपसे कहता कि बताओ ई नॉट सेल देखो है ना, है हमारे पास में गिब्स ऊर्जा कितना होगा, कितना गिब्स ऊर्जा से होगा, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बताओ उस दिन जो था पीछे भी क्वेश्चन, उसमें बताओ 2 था क्या एन का मान, ई नॉट सेल था बताओ कितना, ई नॉट सेल था 0.44 था, नहीं था भाई, माइनस का नहीं था, प्लस का था ना, निकाल है ना। अब हमारे पास क्या है, अगर यहां से डेल्टा जी नॉट हमसे पूछता तो हम क्या करते बताओ, ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब यहां पर क्या माइनस एन एफ ई नॉट सेल है कि नहीं भाई, दिख रहा है सबको, देखो माइनस हो गया, एन का मान कितना हो गया बताओ, एन का मान 2 हो गया, एफ का मान 96,500 आपको लिखना है, 96,500 आपको एफ का मान लिखना है, ये तो आपने पढ़ लिया फिजिक्स में भी, 96,500, ठीक है ना। और इंटू 0.44 ई नॉट सेल का मान जो अभी आपको मैंने समझाया, तो वो कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। ओनली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और सॉल्व करके आपको निकालना है गिब्स ऊर्जा, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है, इंटू करने पर क्या बनेगा, अच्छा देखो यहाँ 2 पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट के बाद में 4 अंक है ना, ये 2 जीरो खा जाएगा, तो 2 गुना क्या बनेगा 44 गुना 965, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट का मान आपको मिलेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट, ये कितना हो गया बताओ 88 हो गया और गुना 965, ठीक है। अगर मैं इसे ना यूज करूं कैलकुलेटर और यहाँ करूं सॉल्व तो टाइम हमारा बचेगा, ठीक है ना, नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव टर्म है, तो इसको अगर मैं इंटू करूं तो 965 गुना कर देता हूं किसकी 88 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 84, ठीक है ना, 920 जूल में आएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये नेगेटिव, ये माइनस चिन्ह का कह रहा है, माइनस चिन्ह का मतलब है कि सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ रहा है जूल में, आप इसको ना 1000 से अगर भाग कर दोगे तो 84.92 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे अगर 1000 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 84.92 किलो जूल, ठीक है ना, केजी में आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये ना आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मानक गिब्स ऊर्जा, बहुत बार क्या होता है आपको मानक गिब्स ऊर्जा ना दे करके क्या देगा गिब्स ऊर्जा,
डेल्टा जी तुमसे निकलवाएगा ओनली। अगर डेल्टा जी देगा तो माइनस एन एफ लेंगे और यहाँ पर ई नॉट की जगह ई सेल लेंगे। क्या लेंगे बताओ? ई सेल लेंगे। देखो यहाँ पर ई नॉट सेल नहीं है। अगर ई नॉट सेल नहीं है तो फिर आपको ई सेल चाहिए। ठीक है, ये जी है भाई, ठीक है ना। देखो मैं बोल भी रहा हूं जी है ना। देखो अब ये ई सेल आपको देगा नहीं डायरेक्ट। बहुत बार क्या होता है, आपको नर्स्ड इक्वेशन की सहायता से ई सेल निकलवाता है। मान लो सेम क्वेश्चन होता, देखो मैं आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सब समझा दे रहा हूं। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता, देखो क्या क्वेश्चन ये रहा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ना ई सेल नहीं पूछता भैया, ये हमने सॉल्व, ये तो आपको सबको आ गया ना, पहले करो कॉपी तो हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ना ई सेल भाई नहीं, वो आपसे क्या बोलते हैं ई सेल, वो आपसे नहीं करवाएगा, नहीं आपसे वो सीधा क्या बोलेगा, सेम क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है ना, आपको जो है सेम क्वेश्चन डाल देगा, सेम क्वेश्चन डाल देगा और क्या बोलेगा, गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, सेम क्वेश्चन आपको डाल देगा और बोलेगा क्या, गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए, गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भाई सब सेम क्वेश्चन में बोल देगा ई सेल मत बताओ, गिब्स ऊर्जा बताओ। अब आपको अगर गिब्स ऊर्जा निकालना है तो क्या चाहिए आपको, माइनस एन। क्या चाहिए आपको, देखो माइनस एन एफ और ई सेल। अब बताओ तुम्हारे पास ये तो आराम से मिल जाएगा, दो एफ आपको पता है 96,500, ई सेल कैसे मिलेगा, देख रहे हो। गिब्स ऊर्जा आपसे पूछ लेगा, इसका मतलब आप बिना नर्स इक्वेशन लगाए ई सेल निकाल पाओगे ना। तो नर्स इक्वेशन क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछता, ये सीधा क्या पूछता है, गिब्स ऊर्जा। अब एग्जामिनर जानता है कि अगर मैं इससे एक ही क्वेश्चन में ये चाहता हूं कि इसको नर्स इक्वेशन भी यूज करना आ जाए और क्या, गिब्स ऊर्जा भी निकलवाना, फॉर्मूला भी चेक कर लेगा कि इसको आता है कि नहीं आता है। आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है गिब्स ऊर्जा का, वो भी चेक कर लेगा। तो एक ही क्वेश्चन के हेल्प से दोनों चीज चेक कर लेगा। ठीक है ना, यही नहीं, अभी और रुको, ये केवल गिब्स ऊर्जा ही नहीं पूछेगा, ये और भी कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा, क्या ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। ठीक है ना, ये भी पूछ लेगा आपसे। सुनो ठीक है ना, देखो अब मैं यहां जो आपको टॉपिक समझाने वाला हूं। अच्छा ये आप समझ गए ना भाई, करना क्या है इसके अंदर, क्या क्या करना है। पहला आप ई सेल निकालोगे, देखो ये रहा तुम्हारा ई सेल है ना, कहां था ई सेल, ई सेल कहां निकाला हमने, ये देखो ये रहा। इसमें ऐसे आप ई सेल निकाल लोगे है कि नहीं, जब ऐसे ई सेल निकल जाएगा तो अब यहां पर देखो मैं ये जी निकाल दिया ना, जी आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूं, डेल्टा जी निकाल के आपको दिखा रहा हूं। माइनस एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया, एफ कितना होता है 96,500 हो गया, तो ई सेल कितना निकल के आया 0.53। तो यहां से आप क्या निकालोगे, गिब्स ऊर्जा। अगर मानक गिब्स ऊर्जा बोलेगा तो आप वैसे निकालोगे, मानक अगर तुमसे बोलेगा मानक गिब्स ऊर्जा, जैसे हमने यहां पर किया, देखो अगर हमसे पूछेगा कि आप बताओ भैया मानक गिब्स ऊर्जा, तो ऐसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, अगर मानक नहीं कहा उसने तो फिर आप लोग ऐसे नहीं निकालोगे, फिर आप लोग ऐसे निकालोगे। ठीक है ना, अब हम इसको इनटू यहां पर कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, 0.53 इनटू करो। ठीक है, जो भी आएगा निकल के तुम्हारा क्या होगा, आंसर। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात, अभिक्रिया अपने आप होगा ही नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, संभव्य। देखो अभिक्रिया खुद से होगा या नहीं होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, अभिक्रिया खुद से होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी है ना, अभिक्रिया की संभाव्यता, अभिक्रिया की संभाव्यता मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, देखो स्पेलिंग मतलब थोड़ा बहुत गलत होगा। ठीक है ना, तो आप लोग खुद ही चेक करना। ठीक है, देखो अभिक्रिया स्वतः होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना है। ठीक है, यदि डेल्टा जी का मान क्या 0 से बड़ा है तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगा। ठीक है,
डेल्टा जी का मान 0 से क्या है, बड़ा। इसका मतलब ई, देखो ई सेल का मान क्या होगा, ई सेल का मान 0 से छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा। कैसे पता मेरे को, आप क्या जानते हो कि डेल्टा जी का मान क्या होता है, -NF ई सेल। अरे होता ही नहीं होता है। होता है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है, ई सेल नेगेटिव होगा। ई सेल नेगेटिव क्योंकि इसका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब ई सेल नेगेटिव होगा। अगर ई सेल 0 से छोटा है तो अभिक्रिया स्वतः संभव नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर डेल्टा जी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होने के लिए उसको ई सेल को छोटा होना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका लिए क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अभिक्रिया, कौन सा, सेल की अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, सेल की अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः अपरिवर्तित, है ना, आपको ध्यान रखना है। नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं अंग्रेजी में, अपरिवर्तित। ठीक है भाई, ये होगा अभिक्रिया, यानी कि हम उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। में यहां लिख दे रहा हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, रिएक्शन होता है। अगर ऐसा होता है तो कंडीशन पूछता है वो एग्जामिनर। और यदि डेल्टा जी का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब ई सेल क्या होगा, इसका मतलब ई सेल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अभिक्रिया, जो यहां पर मैं छापा ना, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट जो मैं आपको आज समझा रहा हूं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः अपरिवर्तित, नहीं परिवर्तित सॉरी, स्वतः परिवर्तित है ना, स्वतः परिवर्तित आ जाएगा। ठीक है भाई, और अगर डेल्टा जी 0 हो गया, देखो डेल्टा जी 0 तभी हो सकता है जब ई सेल, अरे ई नॉट कर दिया मैंने, ठीक है ना, देखो ई सेल होगा, ठीक है ना, ई सेल, ठीक है ना, डेल्टा जी क्या होगा, 0, और ये तभी 0 संभव है जब ई सेल क्या हो जाएगा, 0। ई सेल 0 होगा तब होगा, तब हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में चल रहा है क्या रिएक्शन। ठीक है, इस समय ना आपको विद्युत धारा देगा और ना मतलब यहां पर धारा बहता नहीं है। अब अगर डेल्टा जी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा, तो सेल बंद पड़ा है, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, वो डेड हो गया, यानी वो डिस्चार्ज हो चुका है। क्यों, वो क्या हो चुका है, सेल, उसका सेल खत्म हो चुका है। जब सेल खत्म होता है तो आपको क्या मिलता है, ये नहीं मिलता ना आपको। अब भाई कोई सेल है मान लो, है ना, जो ये जो होता है रिमोट, जो सेल होता है रिमोट में, वो सेल काम करना बंद कर देता है, तो उसका मतलब क्या है, ई सेल वहां पर 0 हो गया, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा उसमें, है ना। तो सेल अब आपका रिमोट चलना बंद कर चुका है, तो डेल्टा जी वहां पर बढ़ गया होगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है, एसआरपी मान को देख करके आप किसी भी धातु की ना ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य आपसे पूछता है पेपर में। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन, वो देखो, यदि आप ये ध्यान रखना, धातु का ऑक्सीकारक सामर्थ्य, है ना, धातु का ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक क्या बोला मैंने, सामर्थ्य, सामर्थ्य कैसे लिखते हैं भाई, सामर्थ्य। ठीक है ना, देखो, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल। ठीक है भाई, देखो ये क्या होगा, एसआरपी मान के व्युत्क्रमानुपाती, क्या होगा, एसआरपी मान क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ये ध्यान रखना। यानी कि एसआरपी मान किसी धातु का जितना नीचे कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो भाई, ई नॉट जो होता है कॉपर के 2+ से, कॉपर बनने का वो होता है 0.34, कितना होता है। ठीक है, अभी देखो आपने क्या चेक किया था, ई नॉट जो था Fe2+ से Fe बनने का वो था कितना, -0.44। अरे था कि नहीं था भाई, यस सर। अब देखो ध्यान से, अभी जो मेरे पास था ई नॉट, किसका बताओ, मैग्नीशियम का था, पता ना कितना था,
2+ से बनने का Mg बनने का बताओ, देख के बताओ। 0. ये आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। 0.0 अभी तो बताया मैंने आपको, बताओ था कितना। मैग्नीशियम का लिखा ना मैंने आपको, 0.001. मैग्नीशियम का था 0.001। 001. ओ भैया सांद्रता नहीं पूछ रहे हम आपसे, हाँ वही तो. हम आपसे पूछ रहे हैं कितना था। अभी आपको उसमें हम उसमें लिखा नहीं पीछे हमने आपको भी। अगर थोड़ा लिखा दे बताओ मैं कर 0.05 टेबल में देख लेते हैं. -2.36. हाँ, -2.36, ठीक है ना। ये था मैग्नीशियम का। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में 3 धातु का क्या है, एसआरपी मान है। एसआरपी मान है, मैंने कैसे पहचाना, कॉपर 2+ से 0 में जा रहा है। अब चेन हो रहा है, एसआरपी मान होता है। अब चेन हो रहा है तो क्या होता है, अब चेन हो रहा है, एसआरपी मान होता है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर 3 धातु का दिया हुआ है एसआरपी मान। इन तीनों धातु को देख करके आपको यह बताना है कि सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक कौन है, उससे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, उससे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक मतलब कौन अपचयित होगा जल्दी। देखो एसआरपी मान सबसे कम किस किस में चेक करो, -2.36। यहां पर जो सबसे कम इसकी है भाई, नेगेटिव पे जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, छोटा होगा ना। तो सबसे ज्यादा वो ये है प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। उससे कमजोर कौन होगा, ये वाला, और सबसे बड़ा ये है ना। तो अगर हमसे पूछेगा सामर्थ्य, प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा सबसे अधिक, ये रहा देखो Mg2+ आयन सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। उससे कम कौन होगा बताओ, उससे कम ये होगा Fe। सबसे कम प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, कॉपर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना। अगर अपचायक बोल देगा वो क्या बोलेगा, प्रबल अपचायक कौन होगा, तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, है ना, पलट दो। जितना ज्यादा कम मान होगा एसआरपी का, कम मान होगा उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जितना ज्यादा मान होगा एसआरपी का उतना ही प्रबल अपचायक होता है, ठीक है ना। देखो इस तीनों में बताओ सबसे अधिक एसआरपी मान किसका है, इसका है ना, तो प्रबल अपचायक है, ठीक है ना। ये आपको पता करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता, ठीक है ना। तो आप इसको बोल दो सामर्थ्य, इसको ना यहां लिखो, ठीक है ना, ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ना सामर्थ्य, ठीक है ना। घटते क्रम में, ठीक है ना, क्रम में। अब तो यहां से क्या होगा इधर, अब Mg अपचायक सामर्थ्य किसमें, घटते क्रम में। आप बढ़ते में लगा सकते हो, घटते क्रम में, ठीक है ना। आपको तो मैंने एग्जांपल लेकर समझा दिया अच्छे से, पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। तो सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक कौन होगा, ये कॉपर, ठीक है ना। प्रबल अपचायक ध्यान रखना कॉपर हो जाएगा 2+। इससे कमजोर कौन होगा बताओ, Fe 2+। और सबसे दुर्बल अपचायक कौन होगा, Mg, ठीक है भाई। एसआरपी मान जितना ज्यादा नेगेटिव में रहता है वो उतना ही अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ध्यान रखना। जितना ज्यादा धनात्मक मान होता है किसी तत्व का, एसआरपी मान जितना ज्यादा धनात्मक होता है किसी भी तत्व का, वह तत्व उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है। जल्दी से वो क्या करता है, ऑक्सीकृत होना चाहता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, कॉपी करो, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना यहां तक पूरा वो टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आपको कि जो हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन की 3 पार्ट में होता है। पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल, जहां हम लोग पढ़ते हो डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, हम इसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो आता है चालकता सेल, ठीक है ना। अब चालकता सेल की तरह हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत अपघटन वगैरह पढ़ते हैं ना, वो आप लोग पढ़ोगे अगले क्लास में, ठीक है।
और एक हमारे पास जो लास्ट आता है उसमें क्या आता है बताओ, चालकता, ठीक है ना। चालकता सेल के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, चालकता पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपसे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, एक और नए अच्छे से इस टॉपिक के अंदर चालकता सेल के साथ, ठीक है ना। यानी वैद्युत अपघटनी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। वहां पर फैराडे का नियम आएगा, ठीक है ना। और वहां पर आप किसी भी धातु का वैद्युत अपघटन जब करते हो या किसी तत्व का, तो आपको कितना प्राप्त होगा वैद्युत अपघटन करने के बाद, उत्पाद उसकी मात्रा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, हाँ बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और ना बोर्ड की तैयारी करो, घर बैठ करके रिवीजन जरूर करें। थैंक यू, ठीक है।